नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य दिन में और मैं हूं प्रीति रावत। तो आज हम हिंदी वर्णमाला शुरू करने जा रहे हैं और हिंदी वर्णमाला जो है ये जो बहुत इम्पोर्टेंट अभी एग्जाम आने वाला है यूपीएसआई, यूपी टेट और बाकी के भी जो स्टेट लेवल के जो एग्जाम है जिसमें हिंदी आएगी उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। और हिंदी को हम कोशिश करेंगे कि सारे जो भी एग्जाम ओरिएंटेड जो टॉपिक्स हैं उनको हम कवर कर सके। मेरा जो मेन मोटिव रहेगा, मैं कोशिश करूंगी कि हर रोज मैं आपको एक वीडियो जरूर हिंदी की आपको प्रोवाइड करवा पाऊं और जो वीडियो रहेगी वो बहुत ज्यादा लंबी नहीं रहेगी, 20 से 25 मिनट की वीडियो रहेगी या उससे भी 20 से भी मैं कोशिश करूंगी कि पहले 20 मिनट से पहले वाइंड अप कर दूं, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको भी देखने में मजा आएगा, कम डाटा आपका खर्च होगा, कम आपका समय खर्च होगा, आपको टॉपिक अच्छा मिलेगा। ये हो सकता है कि 20-20 मिनट का जब हमारा वीडियो रहेगा तो वर्णमाला का जो चैप्टर है वो हो सकता है कि कम से कम 3 से 4 वीडियो इसकी बनानी पड़े, ऐसे हो सकता है। लेकिन वीडियो का जो ड्यूरेशन है, जो टाइमिंग है, उसको मैं बहुत लंबा नहीं रखूंगी। तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं स्टार्ट कर रही हूँ वर्णमाला। हिंदी में वर्णमाला से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये समझ लीजिए आपकी अगर आपका 100 नंबर का अगर क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन पेपर बन रहा है या 100 नंबर का अगर बन रहा है तो उसमें से वर्ण, हिंदी की बात कर रही हूँ मैं सिर्फ, उसमें से हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें से कम 8 से 9 क्वेश्चन रहते हैं। 8 से 9 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ वर्णमाला से रहते हैं। इसीलिए हमें वर्णमाला को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, ताकि ये जो 8 और 9 क्वेश्चन जो भी आएंगे वर्णमाला से वो हमारे छूटे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम वर्णमाला पढ़ने जा रहे हैं और वर्णमाला क्या होती है, तो हिंदी में जो वर्ड है, ठीक है, जो भी हिंदी में हम वर्ड यूज करते हैं, और छोटी बड़ी छोटा जो भी हमारा होता है, और से लेकर ज्ञ तक, श्र तक जितने भी हमारे वर्ण होते हैं उनको हम वर्ण बोलते हैं। और जब इनको व्यवस्थित रूप से लिखा जाता है, किसी भी वर्ण को जब व्यवस्थित रूप से लिखा जाता है, जब वर्णों को व्यवस्थित, वर्ण के समूह को व्यवस्थित रूप से लिखा जाता है, ये वर्ण है, ये हमारे जो वर्ण है और आ से शुरू हो रहे हैं और ज्ञ तक हमारे खत्म हो जाते हैं इसके बाद। तो ये जितने भी वर्ण हैं, जब इनको व्यवस्थित रूप में लिखा जाता है, एक सुव्यवस्थित तरीके से पिरोया जाता है, तो उसको हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, एग्जाम वहां पे आपको डेफिनेशन नहीं आएगी, अगर आती भी है तो आप लिख देंगे कि जो सुव्यवस्थित रूप से जब लिखा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को बेसिकली 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और दूसरा है व्यंजन। अच्छा, इससे पहले हम लोग एक चीज और जान लेते हैं। स्वर और व्यंजन को जानने से पहले हम लोग एक चीज और जान लेते हैं। इसमें हमारे पास 2 शब्द आ रहे हैं, एक तो आ रहा है हमारे पास वर्ण और दूसरा हमारे पास आ रहा है माला। तो माला का तो हमें पता चल गया, ठीक है, लेकिन जो वर्ण शब्द है इसको थोड़ा सा और हम समझेंगे। वर्ण जो होता है, जो वर्ण है, ये भाषा की क्या है, सबसे छोटी इकाई है। ये भाषा की क्या है, सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब हमें ये ध्यान देना है कि जब ये यहाँ पे कई बार आपको क्या लिखा रहेगा, अभी तो वर्ण लिखा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, ध्वनि लिखा रहेगा। कहीं कहीं यहाँ पर क्या लिखा रहेगा, ध्वनि लिखा रहेगा। तो अगर ध्वनि भी लिखा रहेगा और भाषा की ध्वनि भी क्या है, सबसे छोटी इकाई है, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है वर्ण और ध्वनि में। एक्चुअल में जो वर्ण है वो क्या है, वर्ण जो है वो ध्वनि का लिखित रूप है। जो वर्ण होता है वो क्या है, वो ध्वनि का लिखित रूप है। और जो ध्वनि है वो क्या है, मौखिक रूप है। किसका, वर्ण का। ध्वनि क्या है, मौखिक रूप है। तो यहाँ पे मैं अगर सिंपली मैं आपको ऐसे लिख के बताऊं कि वर्ण इक्वल टू ध्वनि, ठीक है, आपको बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जो वर्ण है वो वही क्या है, ध्वनि है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं आपके लिए कि जो वर्ण है वो क्या है, वही ध्वनि है। वर्ण बराबर ध्वनि है, तो जब वर्ण बराबर ध्वनि हो सकता है तो ध्वनि बराबर वर्ण क्यों नहीं हो सकता है। यानी कि वर्ण बराबर अगर ध्वनि है तो ध्वनि बराबर भी क्या है, वर्ण है। वर्ण किसका लिखित रूप है, ध्वनि का। जो हम ध्वनि, जो आवाज आ रही है, जो सुनाई दे रहा है हमें, ध्वनि किसका, वर्ण किसका लिखित रूप है, ध्वनि का लिखित रूप है। और ध्वनि किसका मौखिक रूप है, वर्ण का। तो ये क्या है, ये मौखिक रूप है,
ठीक है। और ये क्या है, ये लिखित रूप है। वर्ण क्या है, लिखित रूप है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है और मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगी इसमें से। जब हमारा ये वर्णमाला चैप्टर खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको वो क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगी, ठीक है। अब ये हमारा क्लियर हो गया, वर्ण इक्वल टू ध्वनि है तो ध्वनि इक्वल टू वर्ण होगा। अब जहां जहां मैं वर्ण लिखूंगी वहां पे आपको अपने माइंड में ये सेट कर लेना है कि वो ध्वनि है। अगर मैं कहीं वर्ण लिख रही हूं तो आप सीधा ये समझिए कि अगर मैं वर्ण लिख रही हूं तो कहीं ना कहीं मैंने ब्रैकेट में ध्वनि भी लिखा हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा कभी भी भूलना नहीं है, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि हम ये जो वर्ण है इसको हम कितने भागों में बांटते हैं। 2 भागों में बांट रहे हैं। एक हमारे पास होता है स्वर और दूसरा हमारे पास होता है व्यंजन, ठीक है। व्यंजन को हम बाद में देखेंगे, पहले हम स्वर को देख लेते हैं। स्वर के पास आते हैं तो स्वर हमने जनरली सामान्य रूप से हमने स्वर जो पढ़े हैं आज तक वो क्या है, हमारा जब वर्णमाला का जब हमारे पास बचपन में चार्ट आता था तो उसमें हमारे पास कुछ इस टाइप के ये जो लिपि होती थी, लिपि क्या है हमारे भाषा की, तो वो है देवनागरी, ठीक है। तो इस आकृति के कुछ हमारे पास वर्णमाला का जब हमारे पास चार्ट आता है तो इस आकृति में कुछ बने होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं, यहां तक हमारे पास दिया रहता है वर्णमाला में, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये देखना है, क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पे, ये तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि स्वर, यहाँ पे हम स्वर पढ़ने जा रहे हैं, मैंने स्वर लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन बनता है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर के जो प्रकार हैं वो हमारे पास 3 आते हैं। जब भी आपके पास क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वर के कितने प्रकार हैं तो आपको ध्यान रखना है, एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है प्लुत स्वर, ठीक है। स्वर के 3 प्रकार हमारे पास होते हैं। एक हमारे पास ह्रस्व स्वर होता है, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें और डीप जाना है क्योंकि हमेशा आपके पास क्वेश्चन में यही नहीं लिखा होगा कि ह्रस्व स्वर कौन से है, दीर्घ स्वर कौन से है और प्लुत स्वर कौन से है। हो सकता है इनके नाम बदल के दे दिए जाए आपको, तो इनके नाम जो है यहाँ पर ये क्या क्या हो जाते हैं। ह्रस्व स्वर को हम और किस नाम से जानते हैं, ह्रस्व स्वर को हम लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं। अगर वहां पे लघु लिखा होगा तो भी इसका मतलब सेम है। अगर वहां पे लिखा होगा एक मात्रिक, अगर लिखा होता है एक मात्रिक स्वर, ठीक है, एक मात्रिक, मैं आपको ये सारे समझाऊंगी अभी कि इनको ऐसे ऐसे नाम क्यों दिए गए हैं। अगर एक मात्रिक स्वर लिखा गया है तो इसका मतलब भी क्या है, लघु स्वर ही है, ठीक है। दूसरा, अगर हम आते हैं दीर्घ स्वर के पास, दीर्घ स्वर को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो दीर्घ स्वर को एक तो जाना जाता है द्विमात्रिक स्वर के नाम से, और एक जाना जाता है संयुक्त स्वर के। मैं आपको ये भी समझाऊंगी क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर में। ये भी हम जानेंगे कि इनको संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं, ठीक है। तो ये दीर्घ स्वर की मैं बात कर रही हूँ, मैं यहाँ से एरो बना देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद हमारे पास आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि प्लुत स्वर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना है हमें, मैं इसको अभी डिस्क्राइब करूंगी आपके सामने। लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर, ह्रस्व स्वर, ये जब भी जहां पे भी लिखा होगा तो आपको समझ जाना है कि, और यहाँ पे मूल स्वर भी लिखा होगा, ठीक है। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं, ध्यान देना है आपको, ठीक है। अगर कहीं मूल स्वर भी लिखा होगा तो भी आपको यही समझना है कि ये किसकी बात हो रही है, ह्रस्व स्वर की बात हो रही है। यानी कि जो लघु स्वर है उसके कितने सारे नाम है, ये समझ लीजिए आप कि एक व्यक्ति है, उसके नाम है, मूल भी उसी का ही नाम है, लघु भी उसी का ही नाम है, एक मात्रिक भी उसी का ही नाम है और ह्रस्व भी उसी का ही नाम है। दूसरे के पास आते हैं, दूसरा स्वर हमारे पास कौन था, दीर्घ मात्रिक होता है। दीर्घ मात्रिक में भी उस व्यक्ति के क्या क्या नाम है, दीर्घ स्वर है, द्विमात्रिक स्वर है और संयुक्त स्वर भी उसी का ही नाम है, ठीक है। तीसरा होता है हमारे पास प्लुत स्वर। अब हम इनको जान लेते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर जो भी मैं स्वर यहां पे लिखूंगी, यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पे लिख देती हूं। तो पहला जो स्वर लिखा है हमने, ऊपर लिखा है मूल स्वर, ठीक है, या फिर लघु, या फिर ह्रस्व,
या फिर एक मात्रिक। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, स्वर के कितने प्रकार बताए गए, स्वर के 3 प्रकार बताए गए। पहला है मूल, लघु, एक मात्रिक या ह्रस्व स्वर, ठीक है। तो उसी प्रकार के बारे में हम पहले पढ़ने जा रहे हैं। पहला कौन सा प्रकार है, तो पहला है मूल स्वर, लघु स्वर, ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर। ये एक ही चीज है। तो मूल स्वर की जो संख्या बताई गई है वो बताई गई है कि मूल स्वर कितने हैं। मूल स्वर की संख्या बताई गई है कितनी, 4। मूल स्वर की संख्या कितनी है, 4 है। अभी मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे ये 4 है। दूसरा जो स्वर हमने, दूसरा प्रकार जो हमारे पास है, हमने ऊपर लिखा हुआ है, तो वो क्या है, दीर्घ स्वर है, द्विमात्रिक है और संयुक्त है, ठीक है। ये सारे इसी के ही नाम है। इसकी संख्या कितनी बताई गई है, इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि यहां पर मैं आपको अभी क्लियर कराऊंगी वो कंफ्यूजन क्या होता है। यहां पर अगर दीर्घ स्वर, कहीं कहीं दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर को अलग अलग बताया गया है, उस हिसाब से जो स्वर की संख्या है वो 4, स्वर के जो प्रकार है वो 4 भागों में बांटा गया है। लेकिन जो विद्वान है, जो बहुत, जिन्होंने, अगर आप थोड़ा डीप अच्छे से अगर इसके बारे में रिसर्च करते हैं, ये दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जो दीर्घ स्वर है वही संयुक्त स्वर है, ठीक है। संयुक्त मतलब क्या होता है, जब 2 चीजें आपस में जुड़ती है, एक से ज्यादा चीजों का जब आपस में मेल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त बोलते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पर कभी कभी दीर्घ स्वर की संख्या बता देते हैं 3 और संयुक्त स्वर की जो संख्या होती है उसको बताते हैं 4। और जबकि कई विद्वान क्या मानते हैं, इनको एक ही मानते हैं, तो उस हिसाब से इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 7, ठीक है। अगला हमारे पास जो स्वर का प्रकार है वो है प्लूत स्वर। प्लूत स्वर की संख्या, प्लूत स्वर जो होते हैं वो कौन से स्वर होते हैं, तो प्लूत स्वर की अगर मैं बात करूं तो प्लूत स्वर वो स्वर होते हैं जो कि किसमें यूज होते थे, रामायण, जो हमारी आरती होती है, और जैसे हम कभी किसी को बुलाते हैं तो बहुत लंबा हम कोई वर्ड खींचते हैं, या फिर हम बोलते हैं राम, तो कुल मिलाके जो ओम में जो शब्द लिखा जाता है ये, ठीक है, ये क्या है, ये बीच वाला शब्द, ये प्लूत स्वर है। और राम की अगर हम बात करें तो ये जो शब्द लिखा जाता है, ये बीच का जो स्वर है, इसको क्या कहते हैं, प्लूत स्वर। इनको बहुत कम अब देखा जाता है, हालांकि संस्कृत में आपको अभी भी देखने को मिलेगा, लेकिन हिंदी में इनका जो उपयोग है वो अब बहुत कम हो गया है, ठीक है। तो ये हमारे प्लूत स्वर है। अच्छा, अगर हमें किसी को, ये तो हम वैसे बता रहे हैं कि, लेकिन अगर हमें किसी को वर्बली बताना है कि ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, तो सीधी सी बात है कि जिसको बोलने में कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर है। जिनको बोलने में उससे दुगुना समय लगता है, ह्रस्व से दुगुना समय लगता है, वो कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। जिनको बोलने में तिगुना समय लगता है, समझ में आ रही है आपको बात, जिनको बोलने में तिगुना समय लगता है वो कौन से होते हैं, वो प्लूत स्वर है। जैसे कि राम, ओ, ये क्या होते हैं, ये प्लूत स्वर होते हैं, ठीक है। तो मूल स्वर को बोलने में कम समय, उससे दुगुना समय दीर्घ स्वर को बोलने में, और उससे तिगुना समय जिसमें लगता है वो प्लूत स्वर है। ये समझ गए आप। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले मूल स्वर को देख लेते हैं कि मूल स्वर कौन कौन से, उसके बाद की मैं, क्योंकि यहाँ पे मैं इसको नहीं मिटाना चाह रही हूं, तो मैं यहाँ पे हमें ये समझना है, यहाँ पर हम स्वर की परिभाषा भी समझेंगे, ठीक है। स्वर की परिभाषा से हमें क्लियर हो जाएगा कि स्वर जो है उनकी एक्चुअल संख्या कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमने ये तो देख लिया है कि मूल स्वर कौन कौन से, ये जो स्वर हैं कितने प्रकार हैं, तो इनके 3 प्रकार हैं। अब अगर हम ये बताएं कि जो स्वर है उनकी संख्या कितनी है, ये जो स्वर है इनकी कुल संख्या कितनी है, तो इनकी कुल संख्या है कितनी, 11। स्वर की संख्या कितनी, स्वर कितने हैं, 11 है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि मैं यहाँ पे इनका नंबरिंग कर देती हूँ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, तो आपको लग रहा होगा कि अगर आप कह रहे हैं कि स्वर की संख्या 11 है तो यहाँ पे नंबरिंग तो 13 हो गई है। तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ कि जो अंग और अह है, ध्यान से सुनना है आपको, जो अंग और अह है ये ना तो स्वर में आता है और ना
ही ये व्यंजन में आता है। ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। अंग और अह ना ही स्वर में आता है और ना ही व्यंजन में आता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अयोगवाह। ध्यान से सुनना है आपको। अयोगवाह क्या बोला जाता है? इनको अयोगवाह वर्ण बोला जाता है। अंग और अह को क्या बोला जाता है? अयोगवाह ध्वनि बोला जाता है। अब मैं वर्ण की जगह ध्वनि यूज कर रही हूँ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ध्वनि कैसे बोल रही हैं आप। मैंने आपको सीधा समझा है कि वर्ण इक्वल टू ध्वनि है, तो ध्वनि इक्वल टू वर्ण हो सकता है। वर्ण ध्वनि क्या है? मौखिक रूप है किसका? वर्ण का। और वर्ण क्या है? लिखित रूप है किसका? ध्वनि का। ध्यान से सुनना है आपको। तो अंग और अह क्या है? अयोगवाह ध्वनियां हैं। अब कैसे है? यहाँ पे अयोगवाह का मतलब होता है कि ऐसे वर्ण जो अपने साथ साथ स्वर के साथ साथ किसके वाहक होते हैं? व्यंजन के भी वाहक होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? अयोगवाह स्वर कहलाते हैं। स्वर के साथ साथ व्यंजन के भी वाहक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अयोगवाह स्वर कहलाते हैं। जबकि स्वर की जो परिभाषा होती है, ध्यान से सुनिएगा, स्वर की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है? सबसे पहले जो स्वर की परिभाषा बताई गई थी उसमें कहा गया था कि स्वर वो होते हैं जिनकी अपनी मात्राएं होती है। ठीक है, जिनकी अपनी मात्राएं होती है वो क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और उस हिसाब से अंग और अह को भी स्वर माना गया था। इसीलिए उस समय स्वर की संख्या कितनी होती थी? 13 होती थी। लेकिन फिर उसी परिभाषा में एक लाइन और जुड़ जाती है, और उस लाइन में क्या लिखा होता है कि ऐसे स्वर, ध्यान से, ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए जिनको स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, जिनको बोलने के लिए दूसरे किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो स्वर कहलाते हैं। समझ में आई आपको बात? ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिनको स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, वो स्वर कहलाते हैं। लेकिन हमने क्या देखा फिर यहाँ पर, जैसे ही हमारी ये लाइन ऐड होती है, हमने यहाँ पर क्या देखा कि अयोगवाह की परिभाषा क्या है कि जिनके साथ जो ऐसे वर्ण जो स्वर के साथ साथ व्यंजन के भी वाहक होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अयोगवाह बोलते हैं। यानी कि इसमें ही अंग और अह जो है, पीछे आपको ग और ह की ध्वनि सुनाई दे रही होगी, तो ग और ह क्या है? जब मैं अंग बोल रही हूँ, अंग, ग पीछे आ रहा है तो ग क्या है? व्यंजन है। अह बोल रही हूं तो ह पीछे आ रहा है, और ह से हल वाला ह क्या है? व्यंजन है। इसीलिए ये क्या है? व्यंजन के भी वाहक है। तो इनको अयोगवाह का वर्ण कहा जाता है, और इनको स्वर से हटा दिया गया। यानी कि ये ना ही स्वर में आते हैं ना ही व्यंजन में आते हैं, इनको यहाँ से हटा दिया क्योंकि ये परिभाषा के हिसाब से सही नहीं बैठ रहे थे। इसीलिए स्वर की जो संख्या है वो कितनी हो गई है? 11 हो गई है। अब यहाँ पर कई बार 10 भी लिखा होता है, आपको बिल्कुल भी 10 नहीं लगाना है, क्योंकि वहां पे री को स्वर नहीं माना गया, जबकि री की अपनी मात्रा है और री को स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। री किसी दूसरे शब्द का, किसी दूसरे वर्ण का वो सहारा नहीं है। और री को हिंदी में इसका इतना महत्व नहीं है, लेकिन संस्कृत में इसका बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, तो री को भी हम स्वर मानते हैं, और उस हिसाब से स्वर की संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, अब हम देखते हैं मूल स्वर। ये समझ में आ गया आपको यहाँ तक? ठीक है, तो मूल स्वर के पास आते हैं। मूल स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। और कौन कौन से होते हैं मूल स्वर? तो मूल स्वर है हमारे पास अ, ई, उ और री। अब आप देख लीजिए कि जो मूल स्वर है वो कौन कौन से हैं? 4 तो इसकी संख्या है। कुल मूल स्वर कितने हैं? 4 है। और कौन कौन से हैं? तो ये है हमारे पास जो मूल स्वर है वो है अ, ई और री। ये हमारे पास क्या हो गए? मूल स्वर हो गए। मूल स्वर, फिर अब मूल स्वर की परिभाषा सुन लीजिए आप। मूल स्वर ऐसे स्वर हैं जो अपने आप में स्वतंत्र हैं, जिनको स्वतंत्र तो बाकी के भी हैं, ठीक है, किसी को भी अगर उनको बोलने के लिए किसी की आवश्यकता अगर पड़ भी रही है तो वो खुद से स्वर के मिलाकर ही वो बन रहे हैं, उसको व्यंजन की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। बल्कि व्यंजन एक ऐसा वर्ण है जिसको बोलने के लिए हमेशा वो स्वर पर आधारित रहता है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर अ, ई, उ और री जो है ये इनका क्या है? इनका अपना अस्तित्व है, और इन्होंने क्या किया है? ब्रांचेस बनाई है इनकी और दूसरी शाखाएं हैं। वो जो दूसरी शाखाएं हैं वो कौन सी है? वो है आ, बड़ी ई, मैं ऐसे बोल रही हूँ, अभी प्रोनाउंसिएशन मैं ऐसे कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, बड़ा ऊ, और फिर उसके बाद ए, आई, ओ और आउ। ये जो बाकी के
स्वर आपको दिख रहे हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं दीर्घ स्वर। अभी दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर में आपको कंफ्यूजन होगा, वो मैं क्लियर करा दूंगी कि इसमें क्या कंफ्यूजन आता है। और यहाँ हम इनको क्या कहते हैं, द्विमात्रिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको, द्विमात्रिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इस हिसाब से दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर की संख्या कितनी हो गई है, 7 हो गई है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको 3 दीर्घ बोला है, 4 संयुक्त बोला है, वो भी मैं आपको अभी क्लियर कराऊंगी कि वो कैसे है। ठीक है, 20 मिनट हो गए हैं, चलो फटाफट से आज मूल स्वर देख लेते हैं और दीर्घ स्वर को हम कल वाली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो मूल स्वर जो है, अब हम मूल स्वर की बात करते हैं। ये वो मूल स्वर किसको बोला जाता है, जो जिनका अपना अस्तित्व है। समझ में आ रही है आपको बात, जिनका अपना अस्तित्व, यानी कि आपके परिवार में जो मूल है वो कौन है, दादा दादी है। ठीक है, फिर पापा आ गए, चाचा आ गए, बुआ आ गई, वो क्या है, वो ब्रांचेस है, वो उनकी टहनियां हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से मूल तो क्या हो गई, यहाँ पे दादा दादी कौन है, अ ई उ और री। ठीक है, बाकी के उनके जो बच्चे हैं, आ ई उ ए आई ओ औ। ठीक है, ये क्या है, ये उनके बच्चे हैं। कैसे हैं बच्चे, क्योंकि ये जो अ है उसी से क्या बना है, अ प्लस अ को मिला के आ बना है। इनके पास इनका लेक्चर मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। आज हम सिर्फ मूल स्वर देखते हैं। तो मूल स्वर आपको समझ जाना चाहिए, जब भी मूल स्वर की संख्या पूछी जाए तो ध्यान रखना है आपको, मूल स्वर की संख्या कितनी है, 4 है। कुल स्वर आपसे पूछा जाए तो 11 है मूल स्वर। मूल कौन कौन से हैं, अ ई उ और री। इन्हीं स्वरों को जोड़ के तोड़ के बनाए गए हैं बाकी के 7 स्वर। समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो कुछ खास नहीं है, प्लुत स्वर मैंने आपको बता दिया है, दीर्घ स्वर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और साथ साथ हम व्यंजन को भी थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको पहले बता दिया है कि 20 से 25 मिनट की वीडियो ज्यादा नहीं रहेगी, हो सकता है इससे भी कम की वीडियो बने, लेकिन हो सकता है कि वर्णमाला की 5 से 6 वीडियो बन जाए, तो आपको बिल्कुल संतुष्ट रहना। और जो एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है उनको मैं इस बार कोशिश करूंगी कि उनको मैं पूरे कवर कराऊं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और रिवीजन करते रहें। धन्यवाद।